Hey guys, my name is Shob and this is my YouTube channel. Today I'm going to be talking about एक ऐसी चीज़ जैसे आपके कभी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसको आप एक्सप्लेन ना कर पाए हो या फिर ऐसा कुछ जो मतलब आपको समझ ही नहीं आया वो ये क्या हुआ। ऐसा ही मैं कुछ लोगों की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। एक अगर आपको पता नहीं है रेडिट क्या है तो बेसिकली रेडिट पे कई सारी ऐसे लोग अपनी स्टोरीज डालते हैं। रेडिट इज़ बेसिकली अ वेरी लार्ज फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क जिस पे काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ें डालते हैं। तो बेसिकली रेडिट पे एक सब रेडिट है, उसका नाम है ग्लिच इन द मैट्रिक्स। ग्लिच इन द मैट्रिक्स जो सब रेडिट है वहाँ पे लोग सारी अपनी ऐसी स्टोरीज डालते हैं, ऐसे इंसिडेंसेस के बारे में जो उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हो जो उनको आज तक समझ नहीं आई कि वो कैसे हुई या फिर उनके लिए उनके पास उस चीज़ के लिए कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मैं भी आज ऐसे ही आपको एक दो स्टोरीज़ दिखाऊंगा जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली पहले मैं आपको बताता हूँ ग्लिच इन द मैट्रिक्स का मतलब क्या है। तो पहले मैं बता चुका हूँ कि ऐसी कुछ चीज़ इसको आप एक्सप्लेन ना कर पाओ, बट मैट्रिक्स क्या है। तो बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन द मूवी द मैट्रिक्स। अगर आपने देखी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। तो होता ये है मैट्रिक्स में कि थोड़ी फ्यूचरिस्टिक मूवी है, तो ऑब्वियसली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई है वो बहुत ज़्यादा एडवांस कर चुकी है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस कर चुकी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उनकी एक अपनी खुद की कॉन्शियस आती है। आर्टिफिशियल रोबोट्स में दिमाग आता है, थोड़ा टर्मिनेटर टाइप ऐसा है, मतलब अगर आपको टर्मिनेटर देखी होगी तो ह्यूमंस और जो मशीन्स है या फिर रोबोट्स हैं उनकी लड़ाई हो जाती है, वॉर हो जाती है उनकी। और उनकी जब वॉर होती है तो ऑब्वियसली मशीन्स जो है ह्यूमंस को हरा देती हैं, बट मशीन्स ह्यूमंस को पूरा नहीं मारती है। वो क्या करती है, ह्यूमंस को यूज़ करती है एज एन एनर्जी सोर्स। आप पूछोगे कि भाई एनर्जी सोर्स की तरह कैसे यूज़ करती है, तो वो क्या करते हैं जो सारे ह्यूमंस हैं ना उनको ऐसे एक पॉड्स के अंदर ऐसे बेहोश करके रख देती है, जिसके अंदर से जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो हीट प्रोड्यूस होती है, वो एज एन एनर्जी सोर्स वो यूज़ कर सके। और क्या करती है कि ताकि जो ह्यूमंस है वो ज़िंदा रहे, उन सबको एक वर्चुअल, जब वो सो रहे हैं तो उनको एक वर्चुअल रियलिटी में रखते हैं। तो वो जो वर्चुअल रियलिटी होती है वो बिल्कुल जो हमारी नॉर्मल वर्ल्ड है अभी बिल्कुल वैसी होती है, और ह्यूमंस को समझ नहीं आता कि वो असली वर्ल्ड में है कि वर्चुअल रियलिटी में। तो जो ग्लिच इन द मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स है बेसिकली वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो हम इंसान है, ये जो हमारी दुनिया है ये असली नहीं है, ये बिल्कुल नकली है। और असल में जो मशीन्स हैं वो अभी हम कहीं पे किसी पॉड से हम सो रहे हैं जहाँ पे जो मशीन्स है हमें ये सब कुछ एक वर्चुअल रियलिटी दिखाई जा रही है और मशीन्स असल में कंट्रोल में। ऑब्वियसली बस एक थ्योरी है, बट काफ़ी सारे लोग इस थ्योरी के ऊपर काफ़ी सारी स्टोरीज़ और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ऐसे कॉन्सेप्ट्स बना चुके हैं, और मैं वही अब आपके थोड़े बहुत आपको स्टोरीज़ बताना चाहूँगा। इसका नाम है, इसकी हेडिंग है ही थिंक्स वी बोथ डाइड। अब मैं आपको ये पढ़ के नहीं सुनाने वाला क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो मैं आपको इसको थोड़ा शॉर्ट करके समझा देता हूँ। तो बेसिकली एक हस्बैंड और एक वाइफ हैं, उनकी स्टोरी है। तो जो हस्बैंड है कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो एक दिन जब वो जॉब से वापस आ रहा होता है तो उसका एक बहुत ही ख़तरनाक कार क्रैश हो जाता है। तो वो मरता नहीं है, वो बच जाता है, बट जब वो घर आता है उसको काफ़ी चोट वोट लग जाती है और वो बच जाता है। इंश्योरेंस के कारण फिर उसके सारे खर्चे वर्चे पूरे हो जाते हैं। बट एक डेढ़ हफ्ते बाद वो जब घर आता है तो वो अपनी वाइफ से ऐसी बात कर रहा होता है, और वो कहता ऐसे अपने राइट साइड पे देखता है तो उसके अंदर एक टीवी पड़ा होता है, एलईडी टीवी। तो वो कहता है कि तुमने ये नया टीवी कब लिया। तो वाइफ कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, ये टीवी तो हमेशा से ही मेरे पास है। तो जो हस्बैंड कह रहे हो तुम पागल हो क्या, मैं तो जब अभी एक्सीडेंट हुआ तो उससे पहले तो हमारे पास एक तो डब्बा टीवी था। तो ये वाइफ कहती है कि नहीं तुम पागल हो कि जब से हमारी शादी हुई है तब से मेरे पास ये टीवी है। तो हस्बैंड को ऑब्वियसली अब थोड़ा सा वियर्ड लगता है, तो वो सोचता है कि यार मैंने ऐसा करा क्या है कि मतलब वो हुआ क्या, ये टीवी ऐसे बदल कैसे गया। बट उसकी वाइफ तो कहती कोई बात नहीं, शायद तू एक्सीडेंट हुआ तेरे सर्वर पे चोट लग गई हुई, कोई बात नहीं। तो वो तब उसको इग्नोर कर देते हैं। अब 7 साल बाद क्या होता है, ये हस्बैंड और वाइफ ना इधर गए होते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री घूमने गए होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, अभी हस्बैंड और वाइफ अभी काफ़ी टाइम से मैरिड है तो ये थोड़ा बच्चा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट जब ये यूरोप में घूम रहे होते हैं तो एकदम से वाइफ को पेट में बहुत ज़ोर की दर्द होती है, तो ये किसी रेस्टोरेंट के टॉयलेट में जाते हैं। अब वाइफ को पता होता है कि वो पीरियड पे तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो कहती है कि वो एक हफ़्ते पहले ही पीरियड पे गई थी अपने।
लेकिन जब वो टॉयलेट में जाती है तो उसको मतलब खून निकलता है उसके प्राइवेट पार्ट से, मतलब टॉयलेट के अंदर, टॉयलेट में उसको खून निकल जाता है काफ़ी सारा, और वो बहुत ज़्यादा पेल हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक फील करती है। अब हस्बैंड ही देख लेता है, वो एकदम से हॉस्पिटल कॉल करता है और वाइफ को लेके जाते हैं उधर हॉस्पिटल, और वाइफ बेहोश हो जाती है। और फिर वाइफ 6 घंटे बाद उठती है और डॉक्टर उसको बताता है कि आपकी जान जस्ट बची है, क्योंकि आपका उधर वाइफ का एक रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं क्या है, बट ऐसा मतलब जो वाइफ होती है वो मरने वाली होती है, और अगर उन्होंने ज़्यादा जल्दी एक्ट नहीं करा होता तो शायद वाइफ जो है मर चुकी होती बिकॉज ऑफ हैवी इंटरनल ब्लीडिंग। तो वाइफ बच जाती है, तो वो एक हफ्ता उस हॉस्पिटल में रहते हैं और उसके बाद वो वापस अपने घर चले जाते हैं। तो जब वो घर जाते हैं तो अब आपने स्टोरी में देखा कि अभी तक जो हस्बैंड है वो एक नियर डेथ सिचुएशन में जा चुका है जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ, और जो वाइफ है वो एक नियर डेथ सिचुएशन पे जा चुकी है जब उसका ये सर्जरी हुई। उसके बाद होता ये है कि वो दोनों घर चले जाते हैं, अपने आराम से रह रहे होते। तो एक दिन फिर उनको ऐसी किसी हाउस फायर्स के बारे में बात कर रहे होते कि आग घर में किचन में आग वाग लग जाती है या ऐसे कुछ। जो वाइफ होती है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास एक फायर एक्सटिंग्विशर है, वो हमारी लेफ्ट वाली अलमारी में पड़ी है। तो हस्बैंड कहता कौन से फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर रहे हो? तो वाइफ कहती कि तुम पागल हो क्या, हमने 2 हफ्ते तक लड़ाई करी थी कि हमने फायर एक्सटिंग्विशर खरीदना है कि नहीं, और तुम भूल भी गए। तो हस्बैंड कहता है मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं, तुम क्या बातें कर रही हो। वाइफ कहती है जाओ अपने लेफ्ट वाली अलमारी खोलो, देखो उधर फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा है। तो हस्बैंड जाके देखता तो उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वाइफ जाके देखती है, वो कहती है नहीं पक्का था इधर, लेकिन वो देखती है तो उधर कुछ भी नहीं होता। और फायर एक्सटिंग्विशर लटकाने के लिए एक ऐसा स्टैंड भी लगवाया होता है उन्होंने, ऐसे स्क्रू ड्राइवर्स के साथ, तो वो भी उधर नहीं होता, और वो दीवार एकदम क्लीन होती है। अब वाइफ को समझ नहीं आता ये मेरे साथ हुआ क्या, और वो दोनों फिर आर्ग्यू करते 10-15 मिनट के लिए। आखिर में रियलाइज़ ये होता है, जो हस्बैंड है वो कहता है कि ऐसा ही मेरे साथ हुआ है जब मैं तुमसे वो डब्बे वाली टीवी की बात कर रहा था। फिर उनको बात समझ नहीं आई ऐसा कि ये 2 सिचुएशंस हुई क्या है, एक तो डब्बे वाले टीवी वाली सिचुएशन और एक फायर एक्सटिंग्विशर वाली सिचुएशन। फिर जब इन्होंने ये मैट्रिक्स वाली थ्योरी पढ़ी तो इन लोगों ने एक अपना ही एक थ्योरी बनाई कि शायद ये एक लाइफ में ऑलरेडी मर चुके थे। जैसे जो आदमी था वो एक लाइफ में ऑलरेडी मर चुका था, बट बिकॉज दे आर इन द मैट्रिक्स, जो मैंने आपको पहले बताया था कि रोबोट्स ने एक सिमुलेशन में उनको डाला हुआ है, बिकॉज दे आर इन दैट, तो जो रोबोट्स हैं वो उनकी मेमोरी इरेज करके उनकी लाइफ रीसेट कर दी। बट 1-2 चीज़ें वो जो रोबोट्स हैं वो ठीक से चेंज नहीं कर पाए। जैसे जो हस्बैंड है जब वो मरा उसकी लाइफ पूरी की पूरी रीसेट हो गई, बट जो टीवी था वो एक बग रह गया, या फिर एक ग्लिच रह गया, जो ठीक से जो मशीन है वो ठीक नहीं कर पाए। इसी तरह जो वाइफ की लाइफ में, वाइफ प्रेगनेंसी के टाइम पे मर गई थी, बट जब उसकी लाइफ रीसेट हुई, क्योंकि ऑब्वियसली मशीन्स अगर हमें कंट्रोल कर रही तो वो दे वांट अस टू रिमेन अलाइव, राइट। तो उन्होंने क्या करा, उसकी लाइफ पूरी रीसेट कर दी मेमोरी इरेज करके, बट उसकी जो घर में फायर एक्सटिंग्विशर था वो एक ग्लिच रह गया। तो ऑब्वियसली एक थ्योरी है, हो सकता है आपको लग रहा है क्या बकवास है, क्या नॉनसेंस है, बट इट्स इंटरेस्टिंग, मतलब सोचने वाली बात है। और अगर इन दोनों ने एक सच्ची में लिखा है तो हो सकता है इट इज़ पॉसिबल, मतलब ऑब्वियसली ये बातें हैं सिर्फ करने को, बट इंटरेस्टिंग है, मतलब अभी इसके बारे में सोचना। अब मैं आपको एक और ऐसी सिचुएशन के बारे में बताता हूँ, एक और ऐसी स्टोरी के बारे में। स्टोरी इस वाले ये भी रेडिट पे ही, सब रेडिट आर ग्लिच इन द मैट्रिक्स पे है, और इसकी हेडिंग है माई डैड्स गट फीलिंग। तो बेसिकली ये एक लड़की ने लिखी है जो इस वक्त पे 17 साल की उम्र की थी, और वो उसके डैड वो एक फ़िशिंग ट्रिप पे गए थे। तो जब वापस आए थे तो जो लड़की है और उसके जो डैड है उन दोनों की लड़ाई हुई कि लड़की को आगे वाली सीट पे लेफ़्ट पे बैठना था, जो लेफ़्ट वाली सीट होती है। तो उसके डैड ने उसे मना करा कि नहीं नहीं नहीं। तो लड़की पूछती क्यों, तो उसके डैड कहते हैं नहीं, उन डैड ने कोई रीज़न नहीं दिया कि मैं तुम्हें आगे नहीं बैठने दूँगा। और डैड कहता है कि जस्ट अ गट फीलिंग, मैं तुम्हें आगे नहीं बैठने देना चाहता। तो लड़की फिर बड़ी गुस्से में आके बैठ जाती है। बट देन जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं ऑन द हाईवे, एकदम से क्या होता है, सामने से एक और गाड़ी आ जाती है और उनका एक्सीडेंट होता है। और जैसे ही एक्सीडेंट होता है, जो डैड होता है वो आगे वाली ऐसे करके ऐसे पूरा अपने आप को कवर में दे देता है ताकि उसकी बेटी बच जाए। और वो कवर देते वक्त तो बोलता है कि हाँ मेरे को गट फीलिंग थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। और जो लड़की है वो बेहोश हो जाती है, और फिर वो 1-2 घंटे बाद उठती है और उसको समझ आता है कि उसके जो डैड है उनके एक्सीडेंट के कारण डेथ हो चुकी है, बट वो लड़की बच जाती है। और उन्हें पता लगता है जो दूसरी गाड़ी जिसमें जो 2 लोग थे उसमें भी एक आदमी था और उसकी एक बेटी थी, और वो बेटी भी पीछे बैठी हुई थी।
और दोनों गाड़ियों में दोनों जो आदमी है वो मरे और दोनों जो लड़कियाँ हैं जो पीछे बैठी हुई थी दोनों बच गई। अब आपको ये थोड़ा सा वियर्ड नहीं लग रहा कि मतलब इतना इतना सारा कोइंसिडेंस हो सकता है क्या? पहले तो दोनों आदमियों को गट फीलिंग आ गई कि पीछे बैठाना है, दोनों आदमी थे और दोनों की दोनों लड़कियां बच गई। थोड़ा सा मेरे को भी वियर्ड लगा, दैट्स वाई मेरे को लगा कि मेरे को ये शेयर करना चाहिए। अब जो मेरे पास तीसरी जो स्टोरी है, तीसरी स्टोरी सही में मेरे को सबसे ज़्यादा वियर्ड लगी और मेरे को ऐसा लगा कि ये इस स्टोरी के कारण ऐसा लगता है कि हाँ सही में ये जो मैट्रिक्स वाली थ्योरी है वो कहीं कहीं तक सच हो सकती है। तो बेसिकली ये दूसरे एक सब रेडिट आस्क रेडिट पे थी और इसका था इस पर एक कमेंट था ये क्वेश्चन पे। मैं बेसिकली सारे जो लिंक्स हैं वो मैं नीचे के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप देख पाओ, आप खुद भी रीड कर पाओ। तो इसमें इसमें एक लड़की है जो जब 9-10 साल की थी अपने माँ बाप के साथ एक पब से बाहर निकल रही थी, वो पार्किंग में जा रही थी। तो वो एक अपने दूर अपने जो पार्किंग है उससे एक घर दिख रहा था, घर के अंदर एक खिड़की थी, खिड़की में उसे एक औरत दिखी जो ऐसे मतलब 20-25 साल की थी। तो ये जो लड़की है जो उस औरत को दिख रही है वो उसको देखते हुए उसे लगता है कि मैं इसको जानती हूँ, तो वो ऐसे करके वेव कर देती है और वो जो औरत है जो उस खिड़की में थी वो भी ऐसे वेव कर देती है। ये लड़की उसको खुश हो जाती है और चली जाती है अपने माँ बाप के साथ घर चली जाती है। जब 10 साल बाद ये लड़की जो होती है इसकी मेरे ख्याल दादी की डेथ हो जाती है। तो एक सेकंड देख लेता हूँ, हाँ दादी की इसकी डेथ हो जाती है एंड देन ये अपनी दादी के घर जाती है क्रेमेशन वगैरह के बाद, और फिर वो अपने दादी के कमरे में जाती है जहाँ पे उसको कभी अलाउड नहीं था जाना वैसे। तो जाती है और वो जो उधर ऐसी देखती है चीज़ें और फिर जब वो खिड़की खोलती है तो देखते कि वो उसी जगह पे जहाँ पे वो पब था, मतलब उसका वो जब खिड़की खोलती है वो देखते कि वो पब सामने और पार्किंग लॉट उसको दिख रहा है। और फिर वो देखते कि वो पब से 3 लोग निकल रहे हैं, एक माँ बाप और उनकी एक छोटी बच्ची। वो जो छोटी बच्ची होती है वो उधर खिड़की की तरफ देखती है इस लड़की की तरफ और ऐसे करके ऐसे हाई वेव करती है। और ये औरत जो अब 20-25 साल की हो चुकी है ये भी उसको देख के वेव करती है। और ये लड़की को अब समझ आ गया कि क्या हुआ है, इसने इसके साथ जो हुआ था वही इसने अब किसी को वेव करा। तो अब ये भी मेरे को काफ़ी क्रीपी लगा कि मतलब एग्जैक्टली सेम सिचुएशन कैसे हुई, मतलब उसी पब के बाहर भी वही थी और 10 साल बाद जब वो गई तो वही सेम सिचुएशन उसके साथ हुई। आप समझ पा रहे हो? मे बी इफ़ यू रीड दिस आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, शायद मैंने ठीक से समझाया नहीं, बट if you found this topic to be interesting, please give a thumbs up to this video, and if you haven't subscribed already, please subscribe to the channel and see you guys next time. Bye bye.